नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। पहली खबर देहरादून से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे करके उनको याद किया। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन। और वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई, ये बयान दिया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम। उत्तराखंड में वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई, ये कहना है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत का। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेशावर कांड के नायक को भी श्रद्धांजलि दी। नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को याद किया है सीएम त्रिवेंद्र रावत ने संदेश जारी कर श्रद्धांजलि। देश की आजादी के आंदोलन में उन्होंने काफी योगदान दिया है, उनका एक विशेष योगदान रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का महानायक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने आंदोलनरत निहत्थी जनता पर गोली न चलाने का आदेश देकर के महान देशभक्ति का परिचय दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ये घटना मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधारशिला रखी है। और अगली खबर भी देहरादून से। विधानसभा में पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी को श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को पहाड़ का गांधी के नाम से भी पहचाना जाता। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने बडोनी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में मौजूद विधायकों ने श्रद्धांजलि दे करके उनको याद किया। जिनको हम पहाड़ का गांधी भी कहते थे, और आज उनकी जयंती है, मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में जिस प्रकार से उनकी भूमिका रही और चप्पे चप्पे में घूम के उन्होंने आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि उनका सादगी भरा जीवन और जिस प्रकार से आप देखिए कि उनकी सरलता आज भी हमें याद आती है। अनेकों बार मुझे उनके साथ उस यात्रा में, यानी कि आंदोलन की यात्रा में उनके साथ रहने का मौका मिला। कई जगह मुझे उनके साथ मंचों को भी शेयर करने का मुझे मौका मिला। और मुझे याद है कि जब वो हिमालय इंस्टीट्यूट में उनका इलाज चल रहा था जॉली ग्रांट में, तभी मुझे उनके पास बार बार उनके स्वास्थ्य का लाभ पूछने के लिए, उनकी मदद करने का मुझे मौका मिला। मैं आज भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी इंद्रमणि बडोनी थे, आज हमें उनकी फिर आवश्यकता महसूस होती है कि उनका जिस प्रकार से प्रधान, फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर 2 बार विधायक चुना जाना और जनता के मन में जो उनके प्रति श्रद्धा थी, लोकप्रियता थी, वो। और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार की घोषणा। व्यक्तिगत श्रेणी में डीएफओ उत्तरकाशी संदीप कुमार को पहला स्थान दिया गया। कौस्तुभ चंद्र जोशी प्रधानाचार्य जीआईसी पत्थरखानी पिथौरागढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है। मोनिका को डिप्टी कलेक्टर तहसील भनोली अल्मोड़ा को तीसरा पुरस्कार। सामूहिक श्रेणी में पहला स्थान परिवहन सचिव शैलेश बगोली और टीम को मिला है। सामूहिक श्रेणी में दूसरा स्थान ऊर्जा सचिव राधिका झा और टीम को मिला है। सामूहिक श्रेणी में तीसरा स्थान डीएम देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव को मिला है। इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, तमाम लोगों को आज सम्मानित किया गया है देहरादून में। फहीम।
देखिए, ये करीब 2 ढाई साल पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये पहल शुरू की थी और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों को शुरू करने की घोषणा की थी। उसके बाद ये लगातार पुरस्कार दिए जाते हैं और इसके लिए कुछ स्तरीय कमेटी भी है जो प्रविष्टियां आती हैं अधिकारियों की, उनकी जांच करती है, खोजबीन कर मानक बने हुए हैं सुशासन के विकास के कार्यों को लेकर के और प्रशासनिक अनुभव तमाम तरह के मानक बने हुए, उन मानकों पे कसा जाता है उनको प्रविष्टियों को और उनके कामकाज को देखा जाता है। तो लिहाजा उसके बाद कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर शासन ये पुरस्कारों की घोषणा करता है। आज ये पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और 26 जनवरी को इन पुरस्कारों को इनको दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा सभी जो अधिकारी पाए गए हैं। इसमें 2 श्रेणियां रखी जाती है, जैसा कि हम खबरों में दिखा रहे हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी होती है अधिकारियों की और एक सामूहिक श्रेणी होती है जिसमें टीम वर्क होता है। तो लिहाजा उस तरीके से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कारों की इनकी घोषणा कर दी गई है और ये सुशासन लाने के नजरिए से काफी अहम है क्योंकि एक तरफ अधिकारियों में इस पुरस्कार को लेकर के एक प्रतिस्पर्धा भी आती है और दूसरा ये कि जो जवाबदेही और एक प्रशासनिक जो क्षमता है उसका और विकास होता है। तो इस तरीके से काफी प्रोत्साहन वाली योजना मानी जाती है, पुरस्कार माने जाते हैं और काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है उत्तराखंड सरकार से तरफ से। जी, इस तमाम जानकारी के लिए फहीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिद्वार की दुष्कर्म की घटना पर सरकार ने 3 कड़े फैसले लिए। मामले में डीआईजी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है और वो ही अब इस मामले को लेकर के आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, फरार और आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया है और अब उसको बढ़ा भी दिया गया, उसको 1 लाख रुपए का देगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाएगा और हत्या के मामले का भी केस इस पर बनाया जाएगा। सरकार कानून के तहत दोषियों को फांसी तक ले जाएगी, ये कहना है मदन कौशिक का। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस सारे मामले की जांच डीआईजी गढ़वाल के निर्देशन में, और यह केवल जांच ही नहीं होगी अपितु जब तक वो दरिंदे फांसी पर नहीं लटक जाते तब तक कोर्ट में पैरवी भी यही टीम करेगी। इससे अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की पूरी तैयारी करें। इसके साथ साथ हमने जो एक दरिंदा पकड़ा नहीं गया अभी, उसके लिए जो सहायक बनाया गया है उसके लिए 1 लाख रुपए। और वहीं डीएनए का सैंपल कोर्ट में नहीं देने पर पहुंचे विधायक महेश नेगी। अल्मोड़ा के द्वारा हाट विधानसभा से विधानसभा में महेश नेगी सीजीएम विवेक श्रीवास्तव ने दिए थे ब्लड सैंपल लेने के आदेश। विधायक ने लगाया स्वास्थ्य ठीक न होने का एप्लीकेशन। विधायक जी जो है विधानसभा सत्र के लिए यहाँ आए थे 21 को और कल तक का सत्र था, लेकिन कल उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई विधानसभा में और कल वो सत्र में भी भाग नहीं ले पाए। तो उनको जो है कल वहीं आनंद फानन में विधानसभा अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर ने उनका प्राथमिक इलाज किया। उनकी कमर में और दाहिनी जांघ में बहुत दर्द हो रहा है और चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, उनको बैठने में दिक्कत। तो डॉक्टर ने उनको 2 हफ्ते के लिए कंप्लीट रेस्ट के लिए घर पे इलाज के लिए कहा है। तो मेडिकल मेरे पे हॉस्पिटल से ही आया था, मैंने एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सबमिट किया है माननीय न्यायालय में और न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने जो है 2 हफ्ते का समय दिया है और 11 जनवरी डेट फिक्स हो गई इसमें। अब 11 जनवरी को। और वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसानों को कानूनी लड़ाई में साथ देने का ऐलान किया है। किसान संगठनों के ऊपर कई आरोप भी लगाए हैं और आंदोलन कर रहे किसानों की हालत खराब है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। किसान कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी उसमें उसका साथ दे। और किसान आंदोलन को लेकर के
आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर के आम आदमी पार्टी ने बयान दिया है और आप जिस तरीके से आप किसान परेशान हो रहे हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने ये बयान दिया है कि किसान परेशान हो रहे हैं और उनके परिश्रम में आप उनके साथ हैं। और जिस तरीके से 3 कानून बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और किसानों को इस बात में झोंक दिया एक तरह से कि आप या तो सड़कों पे मरे रहें या आप कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहें। सबको जानकारी है कि किस तरीके से केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेता, मंत्री और ना जाने किस किस तरीके से किस किन गालियों से, खालिस्तानियों से कह के उन्हें आतंकवादियों तक पहुंचा दिया कहते कहते। तो आज हमारा मुद्दा इसी बात पे है कि अगर किसानों के साथ यही व्यवहार होता रहा और किसान सड़कों पे इसी तरह मरते रहे और यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि किसानों की आज कितनी डेथ हो चुकी है। किसान क्या कहें हम, वो हमारे अपने हैं जिनका हम अन्न खाते हैं, जिनका पैदा किया हुआ अन्न हम खा रहे हैं। उनके लिए आप गालियों की आप उनको संबोधित कर रहे हैं, आप खालिस्तानी उन्हें कह रहे हैं, आतंकवादी उन्हें कह रहे हैं। और कहता कौन है? जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, वो सांसद आपके इस तरीके की बातों को कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक। और उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 25 दिसंबर 31 दिसंबर को कोई नाइट पार्टी नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार ने रोक लगाई है। नए साल पर होने वाले क्लब में नाइट पार्टियों पर रोक, सामूहिक आयोजनों पर पहले से ही रोक के आदेश दिए जा चुके हैं। तो अब 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को किसी भी तरीके का कोई भी पार्टी का आयोजन नहीं होगा। पर हमारा पूरा कंट्रोल है। नए साल क्रिसमस के लिए एक विषय उठकर आया, उसके लिए किसी भी यात्री को यहाँ आने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। होटल में ठहरे, घूमे फिरे, केवल 31 तारीख और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर के अलग अलग जनहित याचिका दायर की है। आपको बता दें, याचिकाओं पर सुनवाई भी हुई है। आज राज्य सरकार की तरफ से कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर के एक शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसे कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में ले लिया है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि कुंभ मेले को लेकर के राज्य सरकार अगली सुनवाई से पहले एक नई एसओपी जारी कर रही है, जिससे मेले के दौरान भीड़ भगदड़ और सामाजिक दूरी बनी रहे, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जारी करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नैनीताल, मसूरी और देहरादून में क्रिसमस और 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। इसके जवाब देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि देहरादून और मसूरी में जिलाधिकारी द्वारा सभी होटलों, सार्वजनिक स्थानों, ढाबों में पार्टियां करने पर पूर्ण तरह से पाबंदी लगाई गई है। जो भी ऐसे आयोजन कराएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परंतु डीएमसी नैनीताल ने नाइट कर्फ्यू का सुझाव दिया है सरकार को कि 25 दिसंबर और 31 जनवरी को और 1 जनवरी 2021 को नाइट कर्फ्यू शाम 9 बजे से सुबह 10 बजे तक लगाया जाए। इसके बारे में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकार को कि इन सुझावों पर अमल किया जाए और इसके एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए और बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डीएम रिपोर्टें हैं उन सब के लिए 24 फरवरी को निर्धारित किया गया है कि 24 फरवरी को सारी रिपोर्टों के एफिडेविट्स, कंप्लायंस एफिडेविट सरकार फाइल करेगी और कोर्ट। और हरिद्वार में डीआईजी नीरू गर्ग ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि पुलिस आपको इंसाफ दिलाएगी, आरोपियों को फांसी की सजा तक पहुंचाया जाएगा और पुलिस पर भरोसा रखने की बात कही गई है। पुलिस फरार अपराधी को जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देगी। डीआईजी नीरू गर्ग आज पीड़ित परिजनों से मिलने उनके घर पहुंची। डीआईजी ने करीब आधा घंटा पीड़ित परिवार के बीच रहकर उनके दुख को महसूस किया, उनकी हिम्मत बढ़ाई और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। हमने यही विश्वास दिलाया कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है पूरी शिद्दत से काम कर रही है
जो हमारा एक अभियुक्त फरार है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और 12 साल से छोटी बच्ची के लिए फांसी का प्रावधान है और हम इंश्योर करेंगे कि इसको एंड तक फॉलो करके उसे फांसी तक पहुंचाएं। जो हमारे डीजीपी साहब हैं, उन्होंने भी जो अभियुक्त फरार चल रहा है उस पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया है। टोटल कितनी टीमें लगी हुई हैं जो पूरे फरार कैदी को पकड़ने? देखिए, हमारी आधा दर्जन टीमें अलग अलग लोकेशंस पर इस समय हैं। जो भी लीड मिल रही है हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। मैंने कल भी इसमें रिव्यू किया था रात को, आज फिर से शाम को रिव्यू किया जाएगा और जल्द से जल्द। और हरिद्वार में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर राजुल एल देसाई हरिद्वार पहुंची हैं, जहां उन्होंने हरिद्वार पुलिस और प्रशासन के साथ अधिकारियों के बैठक की है और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रम पर चर्चा की। इस दौरान राजलबेन एस देसाई ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए हरिद्वार आई हैं और बैठक के माध्यम से अधिकारियों के साथ इस योजना पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी पीड़ित, शोषित, व्यवस्थित महिला अपनी शिकायत सखी वन स्टॉप सेंटर पर आसानी से कर सकती है। सेंटर पर बैठे अधिकारी उस महिला को न्यायिक मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सहायता सेवा मुफ्त दी जा रही है। वह अभी तक इस योजना की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा कोई सार्थक करने पर उनके द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की गई। और हमारे संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज महिलाओं की समस्याओं को लेकर के चर्चा की गई, महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें हुई हैं। सुमित। बिल्कुल, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य आज हरिद्वार पहुंची और उसने अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक की और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक प्लान था जो उसके जो रेलवे स्टेशन पे एक नई स्कीम के तहत में जिसमें यहाँ पर महिला पुलिस भी तैनात की जाएगी। तो उसके लिए एक यहाँ पर उन्होंने बैठक की और एसएसपी महोदय यहाँ पर थे, तो उनको भी उन्होंने भी उसके लिए यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन में और जो उनके साथ में जो महिलाओं के साथ में महिला पुलिस की भी कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई वहाँ पर। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। पति को न्याय दिलाने को लेकर के धरने पर बैठी एक महिला, सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा की मौत हुई है। महिला ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। 4 दिसंबर को महिला के पति पंकज लांबा की मौत हुई थी। और इसमें जो भी जितने भी प्रशासनिक लोग शामिल हैं सब सामने आए। थाना रानीपुर जो है इसमें मिला हुआ है। षड्यंत्र के तहत मेरे पति की हत्या कर दी गई और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे हुए लोग थे उनकी भी सबकी मिली भगत है, जिस कारण मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी गई और नाबालिग लड़कियों को उसमें खड़ा कर दिया गया मेरे पति को कलंकित करने के लिए। मैं इसमें न्याय चाहती हूँ सरकार से। छोटे बच्चों के साथ अभी तो छोटे बच्चों के साथ मैं इस छोटे से धरना प्रदर्शन पे बैठी हूँ। अगर इसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं होती तो मैं आत्मदाह के लिए। और इसी खबर पर सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है पीड़ित महिला। उनका कहना है कि उनके पति को फंसा करके वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनको फंसाया गया और उसके बाद पुलिस की मिलीभगत से उनकी हत्या कर दी गई। बिल्कुल, ये उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जो घोटाला था जो उसका जो खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा के द्वारा किया गया था, क्योंकि छात्रवृत्ति का बहुत बड़ा घोटाला था। उसमें बड़े बड़े स्कूल संस्थान और जो कॉलेज थे उनके मालिकों को तो जेल तक भी जाना पड़ा और उसकी लगातार अभी भी एसआईटी जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं महिला के जो पत्नी है उसका जो आरोप है कि किसी तरह से साजिश के तहत की गई है और इसका खुलासा अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि खुलासे में जो नाबालिग जो लड़की है, क्योंकि लड़कियां थी, वो गलती ये कोई इसको हादसे का रूप दे दिया गया। उस महिला का साफ तौर पे आरोप लगा है और उसका साफ तौर से कहना है कि अगर इस तरह से अगर जल्दी मेरे को न्याय नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आत्मदाह का प्रयास भी करेगी। जी, इन तमाम और हमसे चर्चा करने के लिए